हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उसमें समझाने वाला हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो पिछले किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो मैकेनिकल ब्रांच के किसी ना किसी सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं या पास आउट होने वाले हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो पूरा जरूर देखें, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 11 to 25। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि 10 क्वेश्चन पहले डाल चुका हूं फ्रेंड्स। अब 11 से 25 क्वेश्चन नंबर लेकर आया हूं, जिसमें कि 15 क्वेश्चन आज के वीडियो में बताने वाला हूं। जो सारे क्वेश्चन रिलेटेड है वो है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। तो फ्रेंड्स अब मैं सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको समझा रहा हूं, आपको सब ध्यान से सुनना है और समझना है। फ्रेंड जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। मतलब क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा फ्रेंड्स जो हमारी एसआई यूनिट होती है वह कब इस्टेब्लिश हुई थी, सिर्फ उसमें ईयर पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन दिए 4, जिसमें 4 टाइप्स की ईयर लिखी है अलग अलग। यहाँ पर क्वेश्चन का दिया हुआ फ्रेंड्स कि यह क्वेश्चन कब पूछा गया था और कहां पर पूछा गया है। तो जैसा लिखा है एमपी व्यापम में यह पूछा गया था फ्रेंड्स, और इसकी डेट भी लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एमपी व्यापम में पूछा गया था 8/7/2017। अब फ्रेंड्स सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन समझ में आने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमें सही ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। हमें डायरेक्ट अगर हमें ईयर याद होगी तो मैं टिक कर पाएंगे और नहीं होगी तो नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यह जो स्टेब्लिश किया गया था एसआई सिस्टम वह 1980 में किया गया था। कब? 1980 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी वाला। तो इसको मैं फ्रेंड्स रेड कर रहा हूँ। ये रेड का मतलब है फ्रेंड्स ये चारों ऑप्शन में एक जो रेड होगा वह सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। यह जो इंटरनेशनल सिस्टम है या फिर एसआई सिस्टम बोल सकते हैं, कब स्टेब्लिश किया गया था? 1980 में। यह आप याद करना है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रेंड्स आपने पढ़े होंगे, जिसमें आपने पढ़ा होगा। एक हिंट के लिए मैं बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो भी उसके जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट रहते हैं, कौन से इंडिपेंडेंट मूवमेंट रहते हैं, उनको हम काउंट करते हुए वाई उसी ऑब्जेक्ट की जो भी हम काउंट करके बताएंगे फ्रेंड्स, वाई क्या होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि यहां पर पूछा गया सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम के 2 टाइप्स की मूवमेंट रहते हैं। एक तो रोटेशनल रहता है, एक ट्रांसलेशन रहता है। कौन सा? एक रोटेशनल रहता है, एक ट्रांसलेशन। रोटेशनल मतलब होता है फ्रेंड्स अपनी जगह पे वो क्या कर सकता है, चारों तरफ घूम सकता है, जिसे मूव करना बोलते हैं। और ट्रांसलेशन मतलब होता है फ्रेंड्स एक स्थान से दूसरी तरफ जाना और फिर दूसरी उसी स्थान से फिर से उसी स्थान पे रिटर्न आना। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आगे पीछे बढ़ना, उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके कितने हुए? अब हमने काउंट किए तो एक क्या होगा रोटेशनल, एक ट्रांसलेशन। तो कितने हुए? 2। तो जो सिंपल पेंडुलम है उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए? 2। तो हम बी सी ऑप्शन है उसमें हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, जैसे कि मैंने रेड कर दिया। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स थर्ड जो 13 क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, और जो डी ऑप्शन दिया उसमें लिखा है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब फ्रेंड्स आप ध्यान से समझना, ऑल ऑफ दीज का मतलब होता है ये जो इससे आगे वाले जो तीनों ऑप्शन हुआ है सभी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर सभी गलत है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑल ऑफ दीज का मतलब होता है तीनों के लिए इंडिकेट करना, और इनमें तीनों में से कोई आपको एक आंसर सही लगता है तो उस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में किसी एक को टिक करना है। लेकिन डी वाले का ऑप्शन आप याद रखें, डी वाले पे टिक कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है तीनों ऑप्शन क्या है, एनर्जी की यूनिट है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर तीनों में से कोई एक लग रही तो फिर एक पर ही टिक करें। अब फ्रेंड्स हमारे लिए एनर्जी की यूनिट तो यहाँ पर हम बता देंगे, लेकिन हमारे लिए और यूनिट भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बहुत सारी यूनिट बता रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और सुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी यूनिट लिखी हुई है, मैं उनको समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि लेंथ है, लेंथ की यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने यूनिट लिख दी है क्या, मीटर। जैसे कि मास है, मास की क्या होती है, किलोग्राम। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर। टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है, मोल। प्लेन एंगल की क्या होती है, रेडियन। याद रखें प्लेन एंगल की क्या होती है, रेडियन। यहाँ पर सॉलिड एंगल की भी याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि इस पे 1-2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टेरेडियन। ठीक है फ्रेंड्स, मास डेंसिटी क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
फोर्स की होती है न्यूटन, प्रेशर की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल या वार। वर्क और एनर्जी क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, जूल की जगह हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। पावर की क्या होती है, वॉट या जूल पर सेकंड। यह भी पावर की बहुत बार यूनिट पूछी जाती है, तो याद रख लें वॉट या फिर जूल पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम की क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इंपल्स की होती है न्यूटन सेकंड। और भी यूनिट होती है फ्रेंड्स, लेकिन हमने ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट बताई हुई फ्रेंड्स, इन पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। अब फ्रेंड्स चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया, एनर्जी की यूनिट। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल। लेकिन जूल को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी की दो यूनिट मिल गई, कौन सी मिल गई, जूल मिल गई और न्यूटन मीटर मिल गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दो मिल गई, लेकिन तीसरी यूनिट के बारे में हम जानते नहीं जानते हैं, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दो याद रहती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें दो ऑप्शन, दो आंसर का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखे ऑल ऑफ दीज, तब ऑल ऑफ दीज लिखा फ्रेंड्स, और दो का ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें इसको, ये भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट रहती है एक्चुअल में, वह भी एनर्जी की यूनिट रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हमें याद नहीं है, तो अगर दो हमें सही मिल गया तो तीसरों को भी ओके करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो हम डी ऑप्शन पे सही कर देंगे फ्रेंड्स, कि डी वाला जो ऑप्शन है वह फ्रेंड्स सही है, क्योंकि इसमें क्या है, तीनों जो यूनिट है वह किसकी है, एनर्जी की है। तो मैंने इसको रेड कर दिया फ्रेंड्स, यह इसका आंसर है। एसएससी जेईई ऑनलाइन में पूछा गया था फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, उसमें पूछा गया था यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, अभी मैंने जस्ट ऊपर यूनिट बताई हुई फ्रेंड्स, कि पावर की जो यूनिट होती है वह क्या होती है, वाट होती है। ये सभी को याद रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि लेकिन ये बहुत बार पूछा गया। जैसे मैं यहाँ नीचे भी दिखाऊंगा, तो यूपी जेएन जेई में पूछा गया, यूपी एसएससी ट्रिपल एस सी में पूछा गया, डीएम आरसी में पूछा गया, ऐसी बहुत जगह पूछी जाती है पावर की यूनिट। तो इसको भी आप याद रख लें कि पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, लिखा है द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है, ठीक है फ्रेंड। वर्क की यूनिट वैसे हम जानते हैं क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल। तो जूल यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है किलो जूल पर सेकेंड। तो इसको हम पहले से ही क्रॉस कर देना कि ये आंसर नहीं हो सकता। किलोवाट पर आवर्स, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पर लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दो ऑप्शन की, ए और बी बचा हुआ है। इसमें लिखा किलोवाट, इसमें लिखा किलोवाट आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें कुछ ना कुछ हमें आना चाहिए, कन्वर्ट करना नहीं आता तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं यहाँ पर आंसर, क्योंकि अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही क्यों होगा, क्योंकि फ्रेंड्स 1 किलोवाट आवर्स क्या होता है, 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्या होता है, 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आया, जूल। जब हम इसको पूरा कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो पूरा आंसर बनेगा 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू क्या बनेगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो इसको हम राइट कर देंगे फ्रेंड्स, बकाया तीनों ऑप्शन गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इन सभी ऑप्शन में जो डिस्टेंस है उसकी कौन सी यूनिट नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो नॉर्मल हम जानते हैं, अगर सिंपल हम सभी को याद होगा, मिलीमीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है, माइक्रोन भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, जबकि लाइट ईयर भी किसकी है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। ये आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं तो अप्लाइड मैकेनिक्स के जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं आपने पढ़े होंगे तो आपको ये सब याद होंगे, नहीं तो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें भी ये सब पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा जो भी ऑप्शन है हमारे पास डी वाला, इससे हमें पता पड़ा जो माइलस्टोन है, यह वर्ड हमने सुना हुआ नहीं है, इसलिए सुना हुआ नहीं है, इसके अलावा पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये जो डी वाला ऑप्शन है, यह जो डी वाला ऑप्शन है यह राइट है, क्योंकि यह जो माइलस्टोन रहती है यह डिस्टेंस की यूनिट नहीं होती है। तो इसको हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे कि डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने बताया था वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो सबसे पहले हमें वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को समझना जरूरी है। तो मैं समझा रहा हूं फ्रेंड्स, उसको आप नोट कर लें। तो फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा था, इसमें वेक्टर क्वांटिटी पूछा गया। तो हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है फ्रेंड्स। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा मतलब जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जो लेंथ एरिया जो भी हमारी क्वांटिटी लिखी हुई है फ्रेंड्स, इसमें ओनली जो हमारा परिणाम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता हो तो फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो होती हो क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन
दोनों बताती हो ऐसी क्वांटिटी, उसको हम क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है फ्रेंड्स, वो लेंथ होती है, एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, वर्क होती है, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, पावर, और भी हो सकती है। वेक्टर क्वांटिटीज है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, वेट है, टेंशन है, एक्सीलरेशन है, मोमेंटम है, मूवमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, और भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लें, क्योंकि इसका आंसर आप इनको देख के तुरंत दे सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि इसमें जो मोमेंटम लिखा है, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको फ्रेंड्स हम रेड कर देंगे, इससे इसका आंसर पता चल जाए आपको, ये वाला आंसर सही है। फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लें, जो भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द पेयर विच हैज सेम डायमेंशन। मतलब यहाँ पर दो दो पेयर लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, उसमें से ऐसे पेयर को ढूंढना है जिसकी डायमेंशन सेम हो। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं फोर्स और पावर दोनों की यूनिट अलग अलग होती है, क्योंकि जो डायमेंशन निकालते हुए यूनिट से ही निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पहला एग्जांपल दें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, पावर की क्या होती है, वाट होती है। तो इसका सेम डायमेंशन नहीं हो सकती। इस तरह मूवमेंट और एनर्जी की भी नहीं हो सकती फ्रेंड्स, और इंपल्स और मोमेंटम की भी नहीं हो सकती। सिर्फ अगर सेम यूनिट है तो किसकी है, एनर्जी और वर्क की है। किसकी है, एनर्जी और वर्क की, दोनों की सेम यूनिट है, क्या है, जूल है। तो फ्रेंड्स यह जो बी ऑप्शन है, इसका डायमेंशन भी कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर हम जो सेम डायमेंशन का ऑप्शन किस पे लगाएंगे, बी वाले पे लगा देंगे। तो यार फ्रेंड्स बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब बढ़ते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे। 19 नंबर का बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हिंट दी गई है। ऐसे लिखा है, रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ अ सर्किल दैट कट ऑफ ऑन द सर्किल एंड आर इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस इज नॉन है, पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं, जब जैसे कि यहाँ पर लिखा दो सर्किल एक दूसरे काट रहा है, तो वहां पर जो एंगल बनता है वह क्या कहलाता है। तो हम अगर ये ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन से एक आइडिया लगाएंगे कि केल्विन बोल नहीं सकते, क्योंकि मोल बोल नहीं सकते, जूल बोल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वहां पर एंगल बन रहा है। तो एंगल का हम जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन से। तो डायरेक्ट ऑप्शन दे सकते हैं आप, रेडियन। तो ये सी डी वाला ऑप्शन राइट है इसका, रेडियन। यह भी एमपी व्यापम में पूछा गया था फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 20 नंबर का, लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी, उस बॉडी के जो भी फोर्स है उसका क्या इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज हमें थोड़ा सा आना चाहिए। ये ट्रांसमिसिबिलिटी कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, एक नॉर्मल, मैं बता रहा हूँ आपको, है आपको याद रखना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जब उस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाए तो वह अपना जो भी फोर्स लगाएंगे आगे किसी और जो भी बॉडी होगी उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, मतलब अपना जितना भी पावर है, जो भी हम बाहर से दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वह किसी आगे के पॉइंट को ट्रांसफर कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम ऐसा कब ट्रांसफर कर सकते हैं, जब एक ही लाइन पे हो। का वो कैसे हो, एक ही लाइन पे, क्योंकि अगर अलग अलग पॉइंटों पे होंगे तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट, तो हम ऐसे फोर्स को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। जब एक ही लाइन पे एक ही दिशा में होंगे फ्रेंड्स, जब हम एक पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो दूसरे पॉइंट पे वह फोर्स ट्रांसफर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा लिखा है, सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन लाइन ऑफ एक्शन, मिनिमम व्हेन इट्स एक्ट्स एट द सेंटर, मैक्सिमम व्हेन इट्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक भी लग रहा है, सिर्फ पहला ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है स्पष्ट, सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, मतलब एक ही लाइन पर और एवरी पॉइंट पर क्या हो, जो भी हम फोर्स लगा रहा हुआ है ट्रांसफर हो। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। इसमें मैंने फर्स्ट वाले पे ओके कर दिया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें बहुत 20 नंबर वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीजी पूछा गया सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए। ठीक है, तो सीजी आपने पढ़ी होगी, सभी बुक में इसकी लिस्ट दी रहती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग सीजी होती है। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमें जो इस जो सॉलिड हेमिस्फीयर की याद है वह मैं डायरेक्ट बता देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा सभी बुकों में दी रहती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट की सीजी, वह आप याद कर लें। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, जो सॉलिड हेमिस्फीयर है फ्रेंड्स उसकी सीजी होती 3r/8। क्या होती, 3r/8। तो मैंने इसको टिक कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें पूछा था डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन की डायमेंशन बहुत बार पूछी जाती है फ्रेंड्स, इसको आप एकदम रट लें, याद कर लें। तो फ्रेंड्स ये दोनों में ही डायमेंशन पूछा गया। इसमें पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी की, और जबकि 22 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया सरफेस टेंशन की। तो फ्रेंड दोनों की अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो 22 नंबर में, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन इसका आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर है डी। क्या है, डी। डी वाली आपको ऑप्शन याद करना है, क्योंकि सरफेस टेंशन की कई बार डायमेंशन पूछी जाती है। इसका भी ऑप्शन अगर देखें तो फ्रेंड इसका भी ऑप्शन क्या है, डी वाला ही करेक्ट है। या तो आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए, नहीं आती तो कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वह आपको याद कर लेना। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी डायमेंशन बता रहा हूं फ्रेंड्स, वह भी आपको याद कर लेना है।
जैसे मैंने सरफेस टेंशन की और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन बताई हुई फ्रेंड्स, इस तरह कुछ और भी डायमेंशन रहती है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा, जैसे एरिया की क्या होती है एल स्क्वायर, वॉल्यूम की होती है एल की पावर 3, वेलोसिटी की होती है एल टी की पावर -1, एक्सीलरेशन की होती है एल टी की पावर -2, फोर्स की होती है एम एल टी की पावर -2, एनर्जी की होती है एम एल की स्क्वायर टी की -2, है ना। टी का स्क्वायर कितना है -2, तो पावर का एम एल की पावर 2 और टी की पावर -3, याद रखें। प्रेशर की होती है एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2, और मोमेंटम की होती है एम एल और टी की पावर -1। तो ये कुछ ये भी याद कर लें फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमने इसकी एंगुलर वेलोसिटी की बताया उसको भी याद करना। इसके अलावा फ्रेंड्स जो मैंने जस्ट ऊपर इसकी बताई है, इसकी सरफेस टेंशन की, इसको भी आपको याद कर लेना। अब नेक्स्ट जो भी बचे हुए क्वेश्चन है दो, उनको भी देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंसेस लाइन। तो फ्रेंड मैं बताया था इन्फ्लुएंसेस लाइन की पूछ रहा है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सी क्वांटिटीज है, ठीक है, मैं स्केलर क्वांटिटीज है, एडिटिव्स है, या बोथ है, या फिर वेक्टर। तो फ्रेंड्स मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड्स। यह जो रहती है इन्फ्लुएंसेस लाइन है, यह क्या रहती है? बोथ स्केलर और एडिटिव क्वांटिटीज रहती है। क्या थी? स्केलर और एडिटिव क्वांटिटीज रहती हैं। तो इस पर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट आंसर पे टिक कर देते हैं। आप पढ़ भी सकते हैं क्या है, कौन सी है। दोनों आदिश और एवगंज राशि रहती है, मतलब स्केलर और एडिटिव क्वांटिटीज होती हैं। कौन सी? इन्फ्लुएंसेस लाइन। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन इसका 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है? तो इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। आवर्स में हमें किसी चीज को चेंज करना है, जैसे कि सेकंड को मिनट में चेंज करना फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं, और फिर मिनट को सेकंड में हम क्या करेंगे, फिर से हम मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे, तो फिर से हम 60 का डिवाइड करेंगे, तो 60 कितना हो जाएगा? 3600 हो जाता है। 3600 जहां पर डिवाइड होगा उसका वह क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है। किलोवाट की बात कर रहा है तो किलो जूल यहां पर दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां दिख रहा है किलो जूल, इसमें भी है किलो जूल, नीचे भी है, और ये क्या हो जाएगा 3600/3600, क्योंकि यहां पर किलो की बात की गई। अब ए वाला किलो की बात है, यहाँ नीचे 3600 नहीं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर किलो जूल है, 3600 नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर किलो नहीं है, 3600 है, लेकिन किलो नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर किलो जूल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर किलो वाट पूछा गया, तो वाट हावर्स को मैंने चेंज किया, तो किलो जूल, ठीक क्या हो गया? पर हावर्स। आवर्स को मैंने चेंज कर दिया किसमें? किलो जूल में, ठीक है। हम जानते हैं 60 × 60 का मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे नीचे से, तो कितना हो जाएगा? 36। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। तो फ्रेंड्स हमने जो भी अभी आपको लगा 15 क्वेश्चन बताए हुए फ्रेंड्स, यह आपको समझ में आए हो तो वीडियो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।